हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम ये हमारा जो है थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कि हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने मेथड्स लिखे हुए हैं। नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के 3 मेथड्स आपके पास होते हैं। फर्स्ट मेथड है इनकम मेथड, सेकेंड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड और थर्ड मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। तीनों मेथड्स की हम थ्योरी करेंगे। थ्योरी के साथ फिर इसके हम जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए हमें फार्मूले चाहिए वो हम करेंगे। जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स में आपके पास 2 मेथड्स का कंबाइंड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर आ जाए, इनकम वैल्यू एडेड आ जाए, एक्सपेंडिचर वैल्यू एडेड आ जाए। मतलब कोई भी 2 मेथड कंबाइन करके भी आ सकते हैं या इसमें अलग अलग मेथड का भी न्यूमेरिकल आपके पास आ सकता है। ये जो मेथड का न्यूमेरिकल है ये जनरली हर एक साल सीबीएसई के पेपर में आता ही आता है। इसको वेटेज आप 99.5% कह सकते हैं। तो ये जिसके न्यूमेरिकल हैं ये आपको 6 मार्क्स के लिए बहुत अच्छे से करने हैं और न्यूमेरिकल्स के लिए आपके पास थ्योरी जरूरी है। और थ्योरी क्योंकि देखिए हमारी यूनिट ही है नेशनल इनकम और ये सबसे बड़ी यूनिट है, इसलिए इसकी क्लासेस भी काफ़ी सारी हुई। और इसमें जो पहले वाली वीडियोस अगर आप नहीं देखेंगे तो अगले वाला समझना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं हर एक वीडियो में आपको ये कह रही हूँ कि पहले इससे कनेक्टेड पहले वाली वीडियोस देखिए, क्योंकि वो टर्म्स अब हमारी सारी में मेन थ्योरीज में आ रही है। तो यहाँ हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं इनकम मेथड। अब जो हमने इनकम मेथड शुरू किया है, मेथड अगर आपके पास थ्योरी में आता है तो थ्योरी में आने के लिए आपको उसको थ्योरी के हिसाब से भी करना है, न्यूमेरिकल के हिसाब से भी करना है। जब आप थ्योरी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इनकम मेथड में जब हम नेशनल इनकम को मेजरमेंट करते हैं तो ये मेथड है क्या। डेफिनेशन देखिए बोर्ड पर। नेशनल इनकम इज रिजल्ट ऑफ सम ऑफ पेमेंट मेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट to different factors of production operating in domestic territory of economy and NFIA। अब इसमें देखिए sum of payment made by all producing unit। अब फैक्टर पेमेंट की बात हम पहले कर चुके हैं। फैक्टर पेमेंट हमारी 4 होती है क्योंकि फैक्टर्स हमारे 4 हैं। फैक्टर पेमेंट हमारी 4 हुई, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट टू डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोड्यूसर क्या करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वही 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। उनको लेकर उनको वो पेमेंट करता है। फैक्टर्स के लिए वो फैक्टर इनकम है और प्रोड्यूसर के लिए वो फैक्टर पेमेंट है। और फैक्टर पेमेंट हम क्या ले रहे हैं, वही 4, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। अब ये टर्म्स हम बार बार पहले यूज कर चुके हैं। अब इस मेथड में टर्म्स को हम बहुत डिटेल में करेंगे। तो डेफिनेशन फिर दोबारा बोल समझा रही हूँ। रिजल्ट ऑफ सम ऑफ पेमेंट मेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट टू द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ मतलब क्या हो गया, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, ऑपरेटिंग इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इकोनॉमी। डोमेस्टिक टेरिटरी हम पहले कह चुके हैं, जो भी डोमेस्टिक इनकम जनरेट हुई। अब ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जो जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। और इसमें हमने मेजरमेंट किसका करना है, नेशनल इनकम का। अब डोमेस्टिक इनकम में जब हम NFIA को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है। तो नेशनल इनकम मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट जो भी फैक्टर पेमेंट कर रही है उसका समीशन ले लेंगे, वो हो जाएगी हमारी डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम में हम NFIA प्लस कर देंगे, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेशनल इनकम। ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब हम जो ये कह रहे हैं कि फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम को जो हम मेजर कर रहे हैं, जिसको अभी हमने 4 पार्ट्स में कहा था, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, उसी को अब हमने स्टेप्स में डाला है। इसके अब आगे हमारे जो है नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम इनकम मेथड से जब हम मेजर कर रहे हैं तो यहाँ हमारे 3 स्टेप्स होंगे। मतलब 3 चीजों को हमने मेजर करना है। 3 चीजें हमारे पास क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। अब ये तीनों टर्म्स हमारी बहुत डिटेल में चलेंगी, तो इन तीनों टर्म्स को हम ले रहे हैं। फर्स्ट मैं ले रही हूँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठे, जिससे हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के जो पार्ट्स हैं आप साथ साथ उसको नोट कर सकें। तो जो
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कौन होता है? जो किसी के यहाँ जॉब करता है, किसी के यहाँ काम करता है, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉइज। और जो काम दे रहा है उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर। तो जो काम दे रहा है एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉइज को जब वर्क काम दे रहा है तो उसके बदले में जब कोई एम्प्लॉइज है जब काम करते हैं तो काम करने के बदले में एम्प्लॉइज को बदले में सैलरी मिलती है। बदले में उनको सैलरी जब मिल रही है उसको आप वेजेस भी कह सकते हो, उसको आप सैलरी भी कह सकते हो। तो उसको जब वेजेस और सैलरीज मिल रही हैं तो वेजेस और जो सैलरीज मिल रही है उसको हम नाम देते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो हम इसी टर्म को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इनके मेथड में डेफिनेशन के बाद जो हम स्टेप्स ले रहे हैं, स्टेप्स में ए है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करें? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। सेकेंड, wages and salaries in kind। थर्ड, अब इनको हम एक एक चीज को समझेंगे। पहले इसके सारे पार्ट्स लिख रही हूं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड फोर्थ, रिटायरमेंट पेंशन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इनकम मेथड में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये जिसको अभी तक हम पहले वेजेस नाम दे रहे थे वो यहाँ अब हमने उसका जो टर्म लिखा है वो लिखा है हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में अब क्या क्या होता है कि कोई पर्सन किसी के यहाँ जब जॉब करता है तो उसे जो रिवार्ड मिलता है, उसे जो कंपनसेशन मिलता है वो किस किस फॉर्म में मिलता है। सबसे पहले है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। कोई भी पर्सन जब काम करता है चाहे उसको डेली बेसिस पे कैश पैसा मिले, मंथली बेसिस पे मिले, एनुअल मिले, कैश पैसा मिलता है। अब सिर्फ जॉब करने पर कैश पैसा नहीं मिलता और बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिसको हमने आगे लिखा। सेकंड, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। ये टर्म क्या होती है? अब जैसे मान लीजिएगा बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनको कैश के अलावा गवर्नमेंट की तरफ से हाउस मिला हुआ है रहने के लिए, व्हीकल मिला हुआ है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है। तो ये जो टर्म होती है ये होता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। कैश के अलावा जो उसे और चीजें अपनी जॉब में मिल रही हैं, जैसे आप देखिए जो कंपनियों में काम करते हैं, जैसे आप आजकल फूड आप मंगवा रहे हो तो उनको जो है वहाँ से मोबाइल का जो मोबाइल उनको मिल रहा है, वहाँ से कई कंपनी उनको मोबाइल दे रही है, कई उनको बाइक दे रही है आने जाने के लिए, या उनकी ड्रेस जो होती है वो ड्रेस उनके एम्प्लॉयर उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। कैश के अलावा जो चीजें उनको मिली, चाहे उसमें यूनिफॉर्म हुआ, चाहे उसमें हाउस हुआ, चाहे उसमें व्हीकल हुआ, चाहे उसमें खाना हुआ, चाहे उनको और कोई फैसिलिटीज हुई, बच्चों के एजुकेशन की जो फीस वगैरह है जो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स पे करते हैं, वो सब हमारा है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। थर्ड, इसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटीज कि कोई भी एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रहा है तो उसकी सोशल सिक्योरिटी की चिंता जो है उसका एम्प्लॉयर करता है। तो बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे आप देखिए, आप इंश्योरेंस करवाते हैं। एक तो इंश्योरेंस आप अपने पैसे से करवा रहे हैं और एक आपने सुना होगा कुछ कंपनियां अपने सारे एम्प्लॉइज का कलेक्टिव इंश्योरेंस करवा देती हैं। वो इंश्योरेंस का प्रीमियम उनके एम्प्लॉयर पे करते हैं। दोनों चीजें डिफरेंट है। अगर मान लीजिएगा मैं अपना इंश्योरेंस करवा रही हूँ और मैं अपना इंश्योरेंस करवा के मैं अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रही हूँ, वो हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो तो अगर मान लो मैं जॉब कर रही हूँ तो जो मुझे वेजेस सैलरीज इन कैश मिला है मैं उसी में से पेमेंट करूँगी। लेकिन अगर मान लीजिएगा कि कोई जो काम कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज को काम दे रही है वो कंपनी उनका जो कलेक्टिव है, कंपनी उनका कलेक्टिव इंश्योरेंस करवाती है। कलेक्टिव इंश्योरेंस करवाने से
कैश दे रहा है उसको उससे अलग है। तो ये टर्म होती है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एक तो मैंने इसमें आपको इंश्योरेंस का एग्जांपल बताया, दूसरा एग्जांपल आप प्रोविडेंट फंड में ले सकते हो। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो एमएनसी हैं, वो अपने एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड जो है वो एक बनाती है, जिसमें उस कुछ एक्स्ट्रा पैसे उसमें एम्प्लॉयर्स में डिपॉजिट करता है और वो सारा पैसा उसको रिटायरमेंट के बाद प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल जाता है। अब इनको हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्यों कहते हैं कि मान लीजिएगा जब आप रिटायर हो जाते हो, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो, तो आपके पास एक अच्छा खासा पैसा हो जाए, एम्प्लॉय इसके लिए आपका काम कर रहा है, या इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को पैसा मिल जाए। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया हुआ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एंड फोर्थ इसमें है रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन कि रिटायरमेंट होने के बाद जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट पेंशन देता है। इससे पहले पेंशन में एक टर्म्स हमने ओल्ड एज पेंशन किया था। ओल्ड एज पेंशन है ट्रांसफर इनकम, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन जिनको मिलता है वो अपने दिल्ली गवर्नमेंट अगर मान लीजिएगा रिटायरमेंट ओल्ड एज पेंशन दे रही है तो उसके बदले में वो सरकार के लिए कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन रिटायरमेंट पेंशन उन्हीं एम्प्लॉयज को मिलेगी जिनने जिंदगी भर एम्प्लॉय के यहाँ काम किया हुआ है। तो ये जो हमारा वेजेस था, वेजेस को हमने टर्म्स दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आपके पास ये 4 पार्ट्स हो गए। अब ये साथ साथ न्यूमेरिकल के लिए समझ के चलो, अगर न्यूमेरिकल में आप करोगे तो वहाँ आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए। कई बार न्यूमेरिकल में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऐसे बोल दे देंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 12,350 ऐसे कुछ, लेकिन कई बार कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऐसे होल नहीं देते। जो इसके पार्ट्स हमने 4 लिखे हुए हैं, ये इनमें से कुछ पार्ट्स दे देंगे, जैसे दे दिया बेसिस एंड सैलरीज इन कैश, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब आप इन दोनों को प्लस करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालेंगे। तो ये ध्यान रखना न्यूमेरिकल में, या तो आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऐसे होल मिलेगा, अगर नहीं मिला है तो उसके पार्ट्स मिल सकते हैं, चारों पार्ट्स मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, 2 मिल सकते हैं, जितने भी पार्ट्स हैं उनको प्लस करके आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट हमारा पार्ट हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेकेंड पार्ट हमारा था ऑपरेटिंग सरप्लस। अब हम करेंगे कि हम ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहे हैं। बी है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में हम क्या लेंगे? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट के भी हमारे 3 पार्ट्स हो जाते हैं। एक होता है डिविडेंड्स, दूसरा हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एंड थर्ड हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स। तो सेकेंड हमारे पास इनकम मेथड में टर्म है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में हम क्या क्या लेके चल रहे हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस में हम ले रहे हैं रेंट, रेंट को पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंटरेस्ट, आप किसी को कैपिटल दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिला। रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होता है कि अगर आप कुछ फैक्टर्स को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हो, उसके बदले में आपको कुछ जो हिस्सा मिलता है वो रॉयल्टी है। एग्जांपल से समझिए, जो हमारे मिनरल्स हैं, मिनरल्स सारे हमारे जमीन के नीचे निकलते हैं, और जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स के ऊपर हमारे इंडियन गवर्नमेंट का राइट होता है। अब जैसे कॉयल है, कोयला है, कोयला जमीन के नीचे रहता है, और जो कोयले की माइंस होती हैं, उन माइंस में से कोयला निकाला जाता है। अब गवर्नमेंट जो है सारी माइंस में से कोयला खुद नहीं निकलती, गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को राइट दे देती है कि वो आप माइन में से कोयला निकालें। अब माइंस में से जब आप कोयला निकालोगे तो उसके लिए उनसे पैसे लिए जाते हैं, वो एक लमसम पैसा लिया जाता है। अब सब कंपनियां उन माइंस में से जितना कोयला निकालेगी और वो कोयला निकाल के जो बेचेगी, उसका एक हिस्सा उनको सरकार को एज ए रॉयल्टी देना पड़ता है। तो रॉयल्टी क्या होता है? जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को जब कोई यूज करता है, उसके बदले में गवर्नमेंट को उनको कुछ पैसा देना पड़ता है, जो रॉयल्टी। एंड फोर्थ इसमें हो गया प्रॉफिट। जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनको जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के 3 हिस्से हो जाते हैं, और ये प्रॉफिट जो है ये 3 हिस्से आप पीएसटी में भी पढ़ते हो। डिविडेंड्स,
ये क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी है अपने सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती क्योंकि इसको डेप्रिसिएशन के लिए फंड चाहिए। डेप्रिसिएशन के साथ फंड के साथ साथ उसको क्या करना पड़ता है, जब वो डेप्रिसिएशन के लिए फंड रखती है तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसकी दूसरी टर्म्स भी हैं। दूसरी टर्म्स है नेट रिटेन अर्निंग ऑफ फर्म्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की जगह आपको टर्म्स मिल सकती है नेट रिटेन अर्निंग ऑफ फर्म्स या सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। इसलिए मैंने कहा था कि कॉपी पेन से लेके बैठो, ये जो दूसरे नाम हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वगैरह, ये सब चीजें जो हैं आप इसको आराम से लिख सकते हो, जिससे जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आप पजल नहीं होंगे। तीसरा प्रॉफिट का हिस्सा है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट प्रॉफिट के ऊपर एक टैक्स लगाती है जिसको बोला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। इसको कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी बोला जाता है और इसको कॉर्पोरेट टैक्स भी बोला जाता है या सिर्फ प्रॉफिट टैक्स भी बोला जाता है। तो यहाँ हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट, और प्रॉफिट में 3 चीजें हमारे पास प्लस हुई। तो वही जैसे अभी पहली टर्म में बताया था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यहाँ भी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे या तो ऑपरेटिंग सरप्लस आपको एज ए होल मिल सकता है, कोई भी अमाउंट आपको दे दे। जनरली ऑपरेटिंग सरप्लस एज ए होल आपको नहीं मिलता है, उसके कंपोनेंट्स आपको दिए होंगे। कंपोनेंट्स जो हमने लिखे हैं रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट के 3 हिस्से। तो एक तरीके से इसमें 6 पार्ट्स हो गए, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये 6 जो हैं हमारे पास कंपोनेंट है, इनको प्लस करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकलेगा। आज जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है कि 6 कंपोनेंट्स हो। अगर इनमें से 4 कंपोनेंट्स हैं तो आपको 4 कंपोनेंट्स ही प्लस करने पड़ेंगे। इनमें से अगर 3 कंपोनेंट्स हैं तो आपको 3 कंपोनेंट्स ही प्लस करने पड़ेंगे। मतलब ये जरूरी नहीं है कि 6 के 6 कंपोनेंट्स हैं। अगर 6 के 6 कंपोनेंट्स हैं तो आपको 6 के 6 को प्लस करना पड़ेगा, लेकिन अगर 6 कंपोनेंट्स नहीं है तो उसमें वो आपका फॉल्ट नहीं है कि आप उसमें अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे। जितने कंपोनेंट्स हैं उतने कंपोनेंट्स को आप क्या करें, उतने कंपोनेंट्स को आप प्लस करें। तो इससे हमारे पास क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसका सी पार्ट जो हमने पहले लिखा था, मिक्स्ड इनकम। अभी जो मिक्स्ड इनकम है इसके कोई सब कंपोनेंट नहीं होते। मिक्स्ड इनकम क्या है, कंपोनेंट समझ लीजिए। अब के बाद जो ये एग्जाम हुआ था उसमें मिक्स्ड इनकम की 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी थी, तो ऐसे इसमें से किसी पार्ट की भी आपके पास 1 मार्क की कोई डेफिनेशन पूछ सकते हैं। मिक्स्ड इनकम क्या होती है, अब मान लीजिए एक फार्मर है या हमारे आसपास केमिस्ट शॉप है, उनको महीने में, केमिस्ट शॉप वाले को महीने में 40,000 रुपये महीना उसकी इनकम। ये जो फार्मर है उसने जब अपनी वीट ग्रो किया, वीट ग्रो करके उसको अपने खेत है उससे उसको 80,000 इनकम अर्न हुई। अब एक फार्मर को जो इनकम अर्न हो रही है उसको ना तो आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में डाल सकते हो क्योंकि वो किसी के जॉब तो कर नहीं रहा, ना ही आप उसको ऑपरेटिंग सरप्लस में डाल सकते हो। ये इनकम क्या होती है, मिक्स्ड इनकम होती है। जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, छोटे छोटे उद्योगपति होते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर, केमिस्ट शॉप, किराने की शॉप, मोची, डॉक्टर, ये लोग जो हैं इनको जो इनकम मिलती है, जैसे मान लीजिएगा हम एक फार्मर की बात कर रहे थे, एक फार्मर खेती में काम करता है तो वो वहां पे लेबर भी खुद है। अब उसको जो इनकम जनरेट हुई इसमें से उसकी जमीन का किराया भी निकल रहा है, बैंक से जो लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट भी उसी में से पेमेंट कर रहा है, अपनी खुद की जमीन है, रॉयल्टी भी खुद को ही दे रहा है, प्रॉफिट भी उसकी खुद के ही है, तो सब मिली जुली आय मिल रही है उसको। तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज। क्या टर्म हमने यूज की, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज। तो ये जो है इसके कोई पार्ट्स नहीं होते, न्यूमेरिकल में आपको सेम की सेम ऐसे मिलेगी या इसके आपके पास डेफिनेशन आ सकती है। तो हम कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम, इनकम मेथड में। तो इनकम मेथड में हमारे पास 3 पार्ट्स हो गए। 3 पार्ट्स क्या हो गए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। अब जब आप इन तीनों को प्लस कर लेंगे, तीनों ही हम जो प्लस कर रहे हैं, तीनों को प्लस करने से आपके पास आ जाएगी डोमेस्टिक इनकम। तो आपका फार्मूला क्या बना,
फार्मूला आपके पास बना डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम लास्ट वाले वीडियो में बताया था, डोमेस्टिक इनकम के अगर हम शॉर्ट फॉर्म लें तो वो है एनडीपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम हमारी कैसे निकलेगी, जो हमने 3 पार्ट्स लिए उन तीनों को हम प्लस कर लेंगे। 3 पार्ट्स हमारे क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो ये हमारे पास हुई डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब न्यूमेरिकल में आप इससे एनडीपीएट-एफसी निकालेंगे। एनडीपीएट-एफसी निकालने के लिए आपको क्या लेना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तीनों को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एनडीपीएट-एफसी। और हमारा क्वेश्चन क्या है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम हमारे पास कैसे आएगी, इन तीनों पार्ट्स को प्लस कर दिया, हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ गई प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास हो गई नेशनल इनकम। तो ये हमारा मेथड हो गया इनकम मेथड। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में हमारे पास जो मेथड कंप्लीट हुआ ये है इनकम मेथड। अब न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले इनकम मेथड से आपका एनडीपीएट-एफसी निकलेगा। एनडीपीएट-एफसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यही 3 चीजें आपने प्लस करनी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर आपको नहीं दे रखा है तो जो इसके कंपोनेंट अभी बताए थे उनको प्लस करके निकालेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा है तो इनको प्लस करके निकालेंगे। और मिक्स्ड इनकम आपको ऐसे कैसे दिया होगा, तीनों टर्म्स को प्लस कर देंगे, हमारे पास निकल जाएगा एनडीपीएट-एफसी। अब न्यूमेरिकल में आपको इनकम मेथड से जो हमने 8 इंडिकेट्स किए थे उनमें से कुछ भी निकालना आ सकता है। मान लो आपके पास आ जाए क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेट जीएनपी@एफसी बाय इनकम मेथड। कैलकुलेट जीएनपी@एफसी बाय इनकम मेथड। तो जीएनपी@एफसी आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इनकम मेथड से सबसे पहले आपको एनडीपीएट-एफसी ही निकालना पड़ेगा। अब एनडीपीएट-एफसी आपका निकल गया। एनडीपीएट-एफसी से फिर आप क्या करेंगे, जो आपसे पूछा गया है जीएनपी@एफसी, उसको आप फार्मूले को चेंज करके जीएनपी@एफसी निकाल पाएंगे। जैसे अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, या मैं दोबारा फिर बता रही हूँ। मान लो आपके पास निकालना है जीएनपी@एफसी, आप क्या निकाल चुके हो, एनडीपीएट-एफसी। एनडीपीएट-एफसी निकालने के लिए जो आपके पास न्यूमेरिकल में टर्म्स दिए होंगे सबको प्लस कर दोगे। अब उसमें आप क्या करोगे, नेट से ग्रॉस पे जा रहे हो, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए आपको निकालना है डेप्रिसिएशन प्लस करना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हो तो आपको क्या करना है, एनएफआईए प्लस करना है। एफसीएफसी सेम है तो आपके पास निकल गया जीएनपी@एफसी। तो इनकम मेथड के न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, इनकम मेथड के न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले एनडीपीएट-एफसी निकालना पड़ेगा। और एनडीपीएट-एफसी आपके पास कैसे निकलेगा, जो आपके पास टर्म्स हैं जो न्यूमेरिकल में आपको वैल्यूज दे रखी है, उन वैल्यू से फार्मूला यूज करके आप एनडीपीएट-एफसी निकालेंगे। और उससे फिर फार्मूले में चेंज करके, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरा समझाया था, उससे आप जो टर्म्स आपको निकालने के लिए बोले जाए वो हम लेंगे। तो आपके पास जो इनकम मेथड है वो थ्योरी में भी आ सकता है। थ्योरी में आपके पास जो अभी समझाया, पहले डेफिनेशन दे दो, फिर स्टेप्स दे दो और फिर फार्मूला दे दो, और फार्मूला आपका न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। अब इनकम मेथड में ही दूसरा आपके पास आएगा प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्वेश्चन कैसे आता है, एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्या आता है, एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब प्रिकॉशंस, ये प्रिकॉशंस आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और प्रिकॉशन से रिलेटेड क्वेश्चंस और फॉर्म में भी आ सकते हैं। प्रिकॉशंस में आपको क्या क्या लेना है, प्रिकॉशंस में हम देखेंगे इनकम मेथड में हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं और क्या इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये चीज आपको देखनी है। अब प्रिकॉशन में सबसे पहले हमने जो कहा था, इससे पहले भी हम कर चुके हैं, कि जो ट्रांसफर इनकम है, प्रिकॉशन में फर्स्ट आपके पास क्या हो गया कि जो ट्रांसफर इनकम है
उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। सिर्फ फैक्टर इनकम ले रहे हैं, यहाँ देखिए फार्मूले में भी कहीं हमने कुछ और टर्म्स यूज नहीं की, सिर्फ फैक्टर इनकम ली है। तो फर्स्ट प्रिकॉशन इसकी क्या हो गई कि फर्स्ट प्रिकॉशन हमारे पास क्या हो गई कि ओनली फैक्टर इनकम इज टेकन, ट्रांसफर इनकम इन एनी फॉर्म इज नॉट टेकन। ट्रांसफर इनकम को कभी भी यहाँ हम इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा क्या है हमारे पास, इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज जैसे स्मगलर्स हैं, ब्लैक मार्केटर हैं, ब्लैक मार्केटिंग जो हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, या आपके पास चोरी है, डकैती है, इससे रिलेटेड इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो इनकम है इसके डेटा हमें अवेलेबल ही नहीं होते। आप सोचो कभी कोई चोर ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है जिसमें सोर्स ऑफ इनकम वो अपनी चोरी दिखा रहा है, या कोई स्मगलिंग कर रहा है, स्मगलिंग से अपनी इनकम को दिखा रहा है। हमें इनकी इनकम का पता ही नहीं होता, हमारे पास फिगर्स ही अवेलेबल नहीं होते, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करें? तो सेकंड प्रिकॉशन क्या होगा कि इसमें जो इलीगल इनकम है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। थर्ड हम लेंगे प्रिकॉशंस में कि जो हमारे पास, मैंने जब डेप्रिसिएशन बताया था, डेप्रिसिएशन के साथ एक वर्ड कैपिटल लॉस बताया था, ऐसे हमारे पास कैपिटल गेन्स होते हैं, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स जो अचानक मिलने वाले लाभ होते हैं, जैसे आपके पास कोई लॉटरी आपने भरी है, लॉटरी से आपके पास पैसा आ जाए, इनको हम बोलते हैं कैपिटल गेन्स या विंडफॉल गेन्स, अचानक मिलने वाले लाभ। इनको भी हम नेशनल इनकम में जो है इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो अर्न इनकम नहीं है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, लॉटरी से इनकम मिल रही है, या कोई क्विज प्रोग्राम है, कोई क्विज प्रोग्राम से आप इनकम जनरेट कर रहे हो, या आपका कोई शो चल रहा है, टीवी शो है, उसमें आपने फर्स्ट प्राइज कोई विन किया है, ये सारी अर्न इनकम नहीं है, इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद प्रिकॉशन में हमने क्या लेना है कि जो हमने सेल्फ कंज्यूम गुड्स है, यहाँ पहले भी बात कर चुके हैं तो इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगी, पहले बहुत हो चुका है वाली चीजें हमारी, बस यहाँ जो प्रिकॉशंस पे हमने लेना है, जो सेल्फ कंज्यूम गुड्स है, सेल्फ कंज्यूम गुड्स, कोई एक एसी की फैक्ट्री है जो एसी बना, अब उसकी फैक्ट्री में एक ऑफिस है, उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन यूनिट में से एक एसी निकाला और अपने ऑफिस में लगा दिया, ये क्या होगा, सेल्फ कंज्यूम गुड्स। एक फार्मर है, वीट ग्रो किया, अब गेहूं उसको अपने घर के लिए भी चाहिए, खेत में जो गेहूं कटा उसमें से 4 बोरी उसने अपने घर पे रखी, ये क्या है, सेल्फ कंज्यूम गुड्स। इनकी इनपुटेड वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इनपुटेड वैल्यू, इनपुटेड वैल्यू मतलब इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे वो कंपनी बाहर जितने में एसी बेच रहा है उतना एक एसी की कीमत उसने निकाल ली, जो किसान है बाहर जो गेहूं बेच रहा है एक बोरी की, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके उसने उस वाले गेहूं की कीमत निकाल ली, इसको बोलते हैं इनपुटेड वैल्यू। तो जो सेल्फ कंज्यूम गुड्स है उनकी इनपुटेड वैल्यू को नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन जो सेल्फ कंज्यूम सर्विस है, सेल्फ कंज्यूम सर्विस को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। सेल्फ कंज्यूम सर्विस जो हमने फर्स्ट वीडियोस में किया था, ये सारी चीजें सेल्फ कंज्यूम सर्विस हमारे पास, जैसे एक हाउसवाइफ अपने घर के लिए खाना बना रही है, एक पेंटर अपने बेटे के लिए पेंटिंग बना रहा है, एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा, ये है सेल्फ कंज्यूम सर्विस। इनकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, और रीजन साफ सा है, क्योंकि इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। एक माँ बच्चे के लिए जो खाना बना रही है, उस खाना बनाने की कीमत को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन एक किसान जो खेत में गेहूं उगा रहा है उसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए जो सेल्फ कंज्यूम गुड्स है उसको नेशनल इनकम में लेते हैं, लेकिन जो सेल्फ कंज्यूम सर्विसेज है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। अगली प्रिकॉशन कि जो सेकंड हैंड गुड्स है उसकी सेल और परचेज जो हो रही है, उससे जो इनकम जनरेट हो रही है, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सेकंड हैंड गुड्स मतलब मैं एक मकान में किराए पे रह रही थी, किराए पे रह रही थी तो मतलब किसी ने वो मकान पहले खरीदा हुआ था,
अब वो मकान मैंने क्या किया, खरीद लिया, तो ये सेकंड हैंड हो गया, तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ इकोनॉमिक्स में जो ट्रांजेक्शन जो वो घर फर्स्ट बार बना है, बिका है, तो उसकी वैल्यू को हम लेते हैं, लेकिन अगर वो मकान आपका बार बार बन रहा है, बार बार आगे बिक रहा है, उसको हम नहीं लेंगे। तो याद रखना, सेल या इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। लेकिन अगर आप सेल के ऊपर, परचेज के ऊपर जो ब्रोकर हैं उनको आप कमीशन पेड कर रहे हो, उस कमीशन को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। उस कमीशन को हम नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड करेंगे? क्योंकि जो कमीशन एजेंट है, जो ब्रोकर है, वो अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो जो कमीशन है सेकंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज पे, उसको तो हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन उनकी जो ग्रॉस वैल्यू है उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे आपके पास सेम है शेयर और बॉन्ड्स। जो शेयर और बॉन्ड्स है उनकी जो सेल और परचेज होती है, उससे नेशनल इनकम में कोई फ्लो इंक्रीज नहीं होता। शेयर और बॉन्ड्स में क्या होता है, एसेट्स तो ऐसे कैसे रखते हैं, मान लो मैंने किसी कंपनी के 20% एसेट्स परचेज कर लिए, एसेट्स तो वैसे की वैसे, बस क्या हुआ, पेपर्स में मेरा नाम आ गया, अब मैंने वो शेयर्स किसी को सेल कर दिए, एसेट्स तो वहीं की वहीं, वैसे की वैसे, बस क्या हुआ, एसेट्स की जो पेपर्स हैं उस शेयर्स में मेरी जगह किसी दूसरे पर्सन का नाम। तो जो सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स है उनको भी हम नेशनल इनकम में कभी लेते नहीं हैं। ऐसे शेयर और बॉन्ड्स की सेल और परचेज को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो आपके पास सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स है उसके ऊपर जो आप कमीशन पे कर रहे हो ब्रोकर को, या कमीशन आपको मिल रहा है, आप ब्रोकर हैं, तो उस कमीशन को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। रीजन क्या है, वही कि जो ब्रोकर है, जो कमीशन एजेंट है, वो अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो जब हम फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने में फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो टू वे ट्रांजेक्शन हो गया, तो उसलिए इस कमीशन को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो ये आपका हुआ इनकम मेथड। इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स आप इस वीडियो को जब देख लेते हैं तो इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स आपकी बुक्स में आपके पास होंगे बहुत सारे, और नहीं तो हम इसके सारे मेथड्स होने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस भी फर्स्ट टाइम करेंगे। लेकिन इतनी देर में जैसे आप इनकम मेथड लेते हैं, अपनी तरफ से आप कोशिश कीजिए अपने आप जो मैंने फार्मूले बताए हैं, इन फार्मूले के बेस पर आप इन न्यूमेरिकल्स को जो है वो करने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारा इनकम मेथड कंप्लीट हुआ। ऐसे नेक्स्ट वीडियोस में हम दो मेथड और करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडिट।